क्या हो अगर मतलब क्या हो अगर ये बात सामने आए कि ये जो हम कहते हैं ना, जेनजी या मिलेनियल्स या बूमर्स, ये सब असल में है ही नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब कि ये नाम, ये पीढ़ियों के अलग अलग डब्बे सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया एक ऐसा भ्रम है ताकि हम दुनिया के बदलने की उस डरावनी रफ्तार को छुपा सकें जिसे हम खुद संभाल नहीं पा रहे हैं। अक्सर जब हम समाज में युवाओं के व्यवहार या उनके सोचने के तरीके को देखते हैं तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि अरे ये तो जेनजी है, ये ऐसे ही होते हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी लेबल लगा देते हैं। एग्जैक्टली हम एक ऐसा लेबल चिपका देते हैं जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे देख कर कह रहा हो कि भाई हड्डी यहां से टूटी है। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे जटिल चीज़ों को आसान बनाने के लिए खांचे या कह लीजिए श्रेणियां चाहिए होती हैं। बिल्कुल, दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, लेकिन जब हम इंसानी व्यवहार को पीढ़ियों के उस एक्सरे मशीन में डालते हैं ना, तो तस्वीर साफ दिखने के बजाय और ज्यादा धुंधली हो जाती है। हम्म मतलब हम गलत जगह फोकस कर रहे हैं। सही कहा। हम अक्सर गलत बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि अगर आज के युवा का बर्ताव अलग है तो उसके स्वभाव में कोई खराबी है, जबकि असल में खराबी उस चश्मे में है जिससे हम उन्हें देख रहे हैं। क्या बात है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास चीज पर बात करने वाले हैं। आज हम संदीप चौहान की 2026 में छपी किताब स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस ऑफ जेन ज़ेड रियलिज्म के पन्नों के पीछे छिपी उसी कड़वी सच्चाई को खंगालने वाले हैं। और ये किताब वाकई बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ती है। हाँ, और हमारे पास जो भी नोट्स और स्रोत हैं उनके जरिए हमारा मिशन यही है कि इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकें कि दो पीढ़ियों के बीच का अंतर महज उम्र का अंतर होता है। आज का हमारा उद्देश्य इस किताब का एक तरह से ऑडियो बुक शैली में अध्यायवार सारांश और समीक्षा करना है, जो कि बहुत जरूरी है इस विषय को गहराई से समझने के लिए। बिल्कुल, ताकि हम जान सकें कि जब दुनिया के बदलने की गति हमारी समझ से तेज हो जाती है तो समाज और खासकर युवाओं के मन में क्या उथल-पुथल मचती है। यहाँ एक बात सबसे पहले साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ये विचार या ये किताब किसी एक पीढ़ी पर कोई सीधा हमला नहीं है। हाँ, कोई आलोचना नहीं हो रही यहाँ। और ना ही ये उनका अंधा बचाव करती है। जैसा कि शब्द डायग्नोसिस या निदान से साफ है, ये एक बहुत ही तटस्थ और वैज्ञानिक विश्लेषण है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि पीढ़ियों का ये जो विचार है ना, ये हमेशा से अस्तित्व में नहीं था। अच्छा, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। अगर हम कृषि युग में जाएं या औद्योगिक क्रांति से पहले देखें तो दुनिया इतनी धीरे धीरे बदलती थी कि एक पिता और उसके बेटे की जिंदगी लगभग एक जैसी ही होती थी। ओह, मतलब उस समय जनरेशन गैप जैसी कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि गैप पैदा करने के लिए माहौल में कोई बड़ा बदलाव ही नहीं हो रहा था। सब कुछ एक ही गति से चल रहा था। सटीक विश्लेषण। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई और फिर जिस रफ्तार से डिजिटल क्रांति ने हमारी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, समाज के ढांचे रातों रात बदलने लगे। रफ्तार एकदम से बढ़ गई। हाँ, और तब पुरानी पीढ़ियों को नई पीढ़ी का जीवन और उसका व्यवहार पूरी तरह से एलियन या पराया लगने लगा। उस अजीबपन को, उस डर को एक नाम देने के लिए हमने जनरेशन के लेबल गढ़ दिए। तो किताब का पहला भाग, जहां अध्याय 1 और 2 की बात होती है, वो इसी भ्रम पर वार करता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज ज़मीनी हकीकत यह है कि एक ही साल में पैदा हुए दो युवा, मान लीजिए एक जो किसी छोटे शहर में पल रहा है और दूसरा जो एक ग्लोबल मेट्रो सिटी में है, वो बिल्कुल ही अलग वास्तविकताओं में जी रहे हैं। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं, तो क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे मान लीजिए एक ही उम्र के दो पौधे, हाँ, पौधों का उदाहरण लेते हैं, और हम उन्हें बिल्कुल अलग-अलग मिट्टी और मौसम में उगा दें, और फिर जब एक पौधा अलग तरह से बढ़ता है तो हम उस पौधे को ही दोष देने लगते हैं, जबकि असल फर्क तो मिट्टी का, उस माहौल का है ना। ये उपमा पूरी स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। इसी वैचारिक टकराव को अध्याय 2 में ग्लोबल विजिबिलिटी और लोकल कंस्ट्रेंट्स कहा गया है। मतलब वैश्विक दृश्यता और स्थानीय सीमाएं। एग्जैक्टली। आज इंटरनेट के कारण छोटे शहर का वो युवा
अपनी स्क्रीन पर देख रहा है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। वो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप फाउंडर्स की जिंदगी देख रहा है। हाँ, वो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की सफलता की कहानियां रोज कंज्यूम कर रहा है। उसकी विजिबिलिटी या जो उसके देखने का दायरा है वो पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो फोन की स्क्रीन बंद करता है और अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखता है तो उसे वही टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, वही पुरानी रटी रटाई शिक्षा प्रणाली और वही सीमित अवसर मिलते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से सारा तनाव पैदा होता है। वो युवा उस ग्लोबल आसमान को देख तो सकता है, लेकिन उसके पास उड़ने के लिए जो पंख है ना, वे बहुत ही स्थानीय और कमजोर हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। बिल्कुल। इस वैश्विक आकांक्षा और स्थानीय ढांचे के बीच की जो खाई है वो इंसान के मनोविज्ञान को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। और जब हम इस ग्लोबल विजिबिलिटी और इसके मनोवैज्ञानिक असर की बात करते हैं तो दिमाग एक अजीब स्थिति में पहुंच जाता है, जो हमें किताब के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है, अध्याय 3 से 8 तक। हाँ, जहाँ तेज रफ्तार माहौल में इंसानी बदलाव की बात की गई है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक विचार है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। वो है वर्ल्ड ऑलरेडी सीन, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे असल में जीने से पहले ही देखा जा चुका है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, आज के युवा असल जिंदगी में पहला कदम रखने से पहले ही डिजिटल दुनिया में सब कुछ देख और अनुभव कर चुके होते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले की जो पीढ़ियां थीं वो अनुभव से सीखती थीं। वो बाहर जाते थे, गिरते थे, सीखते थे। बिल्कुल। वे दुनिया में बाहर निकलती थीं, गलतियां करती थीं और फिर किसी नतीजे तक पहुंचती थीं। लेकिन आज की पीढ़ी एक्सपोजर से सीख रही है। सिर्फ देखने से। हाँ, एक 15 साल का किशोर अपने फोन पर रोमांस, करियर की सफलता, दिल टूटने का दर्द और यहाँ तक कि लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ वर्चुअली जी चुका है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब वे असल जिंदगी में इन चीजों का सामना करते हैं तो उनके लिए कुछ भी नया या चौंकाने वाला नहीं होता। सब कुछ पहले से देखा हुआ लगता है। हाँ, वो रोमांच या नई खोज की वो जो स्वाभाविक भावना होती है वो शायद कहीं खो चुकी होती है। वे सिर्फ उस डिजिटल स्क्रिप्ट को, उन ट्रेंड्स को अपनी जिंदगी में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे आज हर कोई 22 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने उनके दिमाग में ये बात भर दी है कि यही नॉर्मल है, हर कोई यही कर रहा है। और जब वे इस अवास्तविक स्क्रिप्ट को असल दुनिया में लागू करने जाते हैं तो उनका सीधा टकराव होता है स्ट्रक्चरल लैग से। स्ट्रक्चरल लैग मतलब संरचनात्मक देरी। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई जेनजी की समस्या नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर सिस्टमिक समस्या है। तकनीक, इंटरनेट के ट्रेंड्स और बाजार की मांग, ये सब घातांकीय रूप से या एक्सपोनेंशियली बदलते हैं, बहुत तेजी से। हाँ, लेकिन जो हमारे संस्थान है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस ले लीजिए, हमारे कानून या कॉर्पोरेट कंपनियों में प्रमोशन का तरीका, ये सब बहुत ही धीमी गति से बदलते हैं। इस स्ट्रक्चरल लैग का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण हम रोज देखते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स का सिलेबस अपडेट होने में 3 साल लगते हैं, जो कि आम बात है। हाँ, लेकिन जिस तकनीक पर वो कोर्स आधारित है वो हर 6 महीने में बदल जाती है। तो जब वो युवा 3-4 साल बाद डिग्री लेकर बाहर निकलता है तो उसकी शिक्षा तो पहले ही पुरानी हो चुकी होती है, आउटडेटेड। तथ्य तो यही इशारा करते हैं। और इसी वजह से जब आज का युवा इस तेजी से बदलते माहौल में सरवाइव करने के लिए हर साल अपनी नौकरी बदलता है या एक साथ 3 अलग-अलग फ्रीलांस काम करता है, तो पुरानी पीढ़ियां उसे अस्थिर या बिना फोकस वाला समझ लेती हैं। वो कहते हैं कि आज के युवाओं में टिक कर काम करने की आदत नहीं है, जबकि असल में ये जिंदा रहने का एक अनुकूलन है, एक तरह का अडेप्टेशन है। मतलब वो युवा बस एक ऐसे सिस्टम में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है जहां स्थिरता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर जमीन लगातार हिल रही हो और भूकंप आ रहा हो तो एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहना कोई समझदारी तो है नहीं। अपने पैरों को लगातार हिलाते रहना और संतुलन बनाते रहना ही समझदारी है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। जो व्यवहार बाहर से अस्थिरता या भटकाव लगता है, वो गहराई में जाकर देखने पर इस नई दुनिया में जिंदा रहने का एक बहुत ही तार्किक तरीका नजर आता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कहूं कि एक सवाल उठाना चाहूंगा जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। हम अब किताब के तीसरे और सबसे मुख्य डायग्नोस्टिक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, अध्याय 9 से 13 तक।
हाँ, जहाँ ZZ की सोच का स्ट्रेस टेस्ट किया गया है। एग्जैक्टली हम कह रहे हैं कि युवा सिर्फ अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अध्याय 10 और 12 का हवाला दूं तो कई बार ये अडेप्टेशन नहीं, सीधा सीधा विद्रोह या बगावत लगती है। आप किस तरह की बगावत की बात कर रहे हैं? अक्सर ये आलोचना होती है कि आज के युवा किसी भी सिस्टम पर, चाहे वो सरकार हो, कॉरपोरेट कंपनियां हो या यहाँ तक कि विवाह जैसी सामाजिक संस्थाएं हों, बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनकी कोई एक ठोस पहचान नहीं दिखती। अविश्वास की भावना। हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक तरह की बगावत या भटकाव नहीं है? क्या हम उनकी जिम्मेदारी से भागने की आदत को सिर्फ एडेप्टेशन का नाम देकर सही तो नहीं ठहरा रहे हैं? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और जब हम इसे पुरानी पीढ़ियों के चश्मे से देखते हैं तो ये बगावत ही लगती है। लेकिन अगर हम इस विचार को खारिज करें और डेटा और इतिहास की घटनाओं को सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, आज के युवाओं ने जिस दुनिया में होश संभाला है, उसमें उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने संस्थाओं की विफलताओं को बहुत करीब से देखा है। जैसे क्राइसिस वगैरह। हाँ, उन्होंने 2008 का भयानक आर्थिक संकट देखा, जहां बड़े बड़े बैंक रातों रात ढह गए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर के नेताओं की नाकामी देखी है। और महामारी भी तो देखी। बिल्कुल, उन्होंने एक वैश्विक महामारी के दौरान सबसे मजबूत माने जाने वाले हेल्थ केयर सिस्टम्स को घुटने टेकते हुए देखा है। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने भरोसा खोया नहीं है, बल्कि सिस्टम ने अपना ट्रस्ट स्कोर खुद ही गिरा लिया। एग्जैक्टली। इसलिए उनका अविश्वास बिल्कुल तार्किक है, लॉजिकल है। अगर मैं बड़ा होते भी ये देखूं कि 2008 की मंदी में मेरे माता पिता की जीवन भर की बचत डूब गई और वो कंपनी जिसने उनसे 30 साल की वफादारी ली थी, उसने उन्हें एक झटके में निकाल दिया, तो क्या आप भरोसा करेंगे? वही तो मैं 20 साल की उम्र में किसी कंपनी के प्रति वफादार क्यों रहूंगा? बिल्कुल, ये कोई भटकाव या बगावत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डेटा आधारित नजरिया है। जब संस्थाएं आपको बुनियादी सुरक्षा ही नहीं दे सकती, तो आप उन पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये बात तो है। और इस अविश्वास का सीधा असर एक और बहुत ही गंभीर विषय पर पड़ता है, जिसका जिक्र अध्याय 13 में है, जो है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज। हाँ, आज ये धारणा बहुत आम है कि नई पीढ़ी मानसिक रूप से बहुत कमजोर या ओवर सेंसिटिव है। जरा सी बात पर उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, पुरानी पीढ़ी अक्सर कहती है कि हमारे समय में तो हम मीलों पैदल चलते थे और हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता था। आज के युवाओं को सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी तनाव है। लेकिन ये विश्लेषण हमें बताता है कि आज की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी पीढ़ी की कमजोरी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की अंधी गति का आईना है। सच तो ये है कि इंसानी दिमाग लाखों सालों के विकास में इस लगातार तेज होती सभ्यता के लिए बना ही नहीं था। मतलब बायोलॉजिकली हम तैयार नहीं हैं। नहीं है। हमारे पूर्वजों का दिमाग दिन में शायद कुछ ही खतरों या सूचनाओं को प्रोसेस करता था। मतलब हमारा बायोलॉजिकल हार्डवेयर आज भी वही आदिमानव वाला है, जो शायद अपने कबीले के 50 लोगों से ही अपनी तुलना करता था। बिल्कुल। और आज की युवा का दिमाग रोजाना सोशल मीडिया पर 10,000 अलग अलग लोगों से अपनी तुलना कर रहा है, एक ही दिन में। हाँ, वो एक ही दिन में दुनिया भर की बुरी खबरें, युद्ध की तस्वीरें और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी की झूठी झलकियां प्रोसेस कर रहा है। तो जो एंग्जाइटी हम देख रहे हैं वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसान की बायोलॉजिकल सीमाओं का बजता हुआ अलार्म है। इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। जब इंसान की मनोवैज्ञानिक क्षमता और समाज के ढांचे के बीच का तालमेल पूरी तरह टूट जाता है, तो दिमाग इसी तरह जवाब देने लगता है। तो अगर ये अलार्म इतनी जोर से बज रहा है और पुरानी संस्थाएं इतनी धीमी है, जबकि युवा और तकनीक बहुत तेज, तो इस खाई को पाटा कैसे जाए? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? यही सवाल हमें किताब के अंतिम हिस्से की ओर ले जाता है, अध्याय 14 से 18 तक, जहां असली जनरेशन गैप और समाधान की बात है। क्योंकि हम समय को पीछे तो नहीं ले जा सकते और ना ही इंटरनेट का प्लग निकालकर सबको वापस 1980 के दशक में भेज सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसका समाधान समझने के लिए, जैसा कि अध्याय 16 स्पष्ट करता है, हमें यह मानना होगा कि जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं वो असल में उम्र का फासला है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये एक्सपोजर और कैलिब्रेशन का गैप है। कैलिब्रेशन। हाँ,
पुरानी पीढ़ियों के दिमाग का कैलिब्रेशन या कह लीजिए ट्यूनिंग स्थिरता के माहौल में हुई थी। उन्हें सिखाया गया था कि बदलाव बुरा है, एक ही नौकरी पकड़ो और रिटायरमेंट तक वहीं रहो। जबकि नई पीढ़ी के दिमाग की ट्यूनिंग लगातार बदलाव के लिए हुई है। एग्जैक्टली। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम इसे ठीक कैसे करें। हाँ, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? समाधान इसी बदलाव को अपनाने में छिपा है। अध्याय 18 के अनुसार हमें स्ट्रक्चरल रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद का निर्माण करना होगा। सुनने में यह शब्द बहुत भारी लगता है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बदलाव का विरोध करने के बजाय हमें ऐसे संस्थान बनाने होंगे जो स्थिर भी हों और जो तेजी से नई चीजों को अपना भी सकें। इसे अडैप्टिव स्टेबिलिटी कहा गया है। अच्छा, अडैप्टिव स्टेबिलिटी। लेकिन ये असल में दिखती कैसी है? क्या इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण हो सकता है कि हम इसे अपनी जिंदगी या संस्थानों में कैसे लागू करें? इसके बहुत से व्यवहारिक रूप हो सकते हैं। जैसे शिक्षा प्रणाली को ही लें। आज की शिक्षा प्रणाली 4 साल की डिग्री देती है और मान लेती है कि काम खत्म हो गया। हाँ, डिग्री मिल गई बस। लेकिन अडैप्टिव स्टेबिलिटी वाली शिक्षा प्रणाली वो होगी जो एक बुनियादी ढांचा तो दे, लेकिन साथ ही युवाओं को पूरी जिंदगी लगातार नए स्किल्स सीखने के छोटे छोटे मॉड्यूलर कोर्सेज ऑफर करे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बिल्कुल। इसी तरह कॉरपोरेट कंपनियों को अपने कठोर पिरामिड वाले स्ट्रक्चर से बाहर आना होगा, जहां कर्मचारियों को प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग भूमिकाएं दी जाएं, बजाय इसके कि उन्हें सालों तक एक ही कुर्सी पर बांध कर रखा जाए। यानी हमें ऐसे संस्थान बनाने होंगे जो बरगद के पेड़ की तरह सख्त ना हो, जो तेज तूफान में उखड़ जाएं। बहुत अच्छे उपमा है ये। बल्कि बांस के पेड़ की तरह हो, जिनकी जड़ें तो मजबूत हों, लेकिन जो हवा के रुख के साथ झुकना और फिर से खड़े होना जानते हों। बिल्कुल, वही असली अडैप्टिव स्टेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि हमें पीढ़ियों के इन लेबल्स जैसे जेन जेड, मिलेनियल्स, इन सबको पूरी तरह से कूड़ेदान में डालना होगा। ये सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि अब हमारी सभ्यता एक पोस्ट जेनरेशनल मतलब पीढ़ी के पार युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां ये लेबल काम नहीं आते। हाँ, तकनीक और समाजीय बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हर 5 साल में एक बिल्कुल नया माहौल बन रहा है। अब 20 साल लंबी पीढ़ियों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये वाकई चीजों को देखने का एक बहुत ही ताज़ा और स्पष्ट नजरिया है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सारे तर्कों को एक धागे में पिरोएं, तो इस अध्यायवार समीक्षा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और वो क्या है? कि संदीप चौहान की यह किताब हमें युवाओं पर उंगली उठाने या उनमें खामियां ढूंढने के उस आसान रास्ते से रोकती है। इसके बजाय ये हमें हमारे आसपास के उस टूटते बनते ढांचे को समझने का नजरिया देती है। और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बताती है कि जब दुनिया बदल रही हो तो हमें इंसानों के वर्ताव को नहीं, बल्कि उस सिस्टम की धीमी गति को कटघरे में खड़ा करना चाहिए जो उस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। और ये भी याद रखना होगा कि जो वर्ताव हमें आज अजीब या अस्थिर लग रहा है, वो भविष्य की दुनिया में जिंदा रहने का सबसे जरूरी और स्मार्ट कौशल साबित होने वाला है। बिल्कुल। इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक ऐसा गहरा और नया विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। ये बात स्रोत सामग्री से प्रेरित तो है, लेकिन एक कदम आगे की सोच है। वो विचार क्या है? अगर इंसान का विकास, उसकी सोच और उसका व्यवहार अब इस बात से तय नहीं हो रहा है कि वो किस साल में पैदा हुआ था, बल्कि इस बात से तय हो रहा है कि वो अपने आसपास के माहौल के साथ कितनी तेजी से खुद को ढालता है, तो क्या भविष्य के समाज में लोगों की पहचान उनकी उम्र या जन्म के दशक से होनी बंद हो जाएगी? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में कोई जनरेशन बचे ही नहीं? शायद भविष्य के समाज में लोगों को उनके जन्म के साल से नहीं, बल्कि इस बात से पहचाना जाए कि वे बदलाव के इस तूफान में खुद को कितनी जल्दी ढाल सकते हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडैप्टेबल। एग्जैक्टली। शायद हमारी पहचान हमारी उम्र नहीं, बल्कि हमारी अनुकूलन क्षमता बन जाएगी। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा खुला सवाल है जिस पर वे खुद विचार कर सकते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस बौद्धिक यात्रा और गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और अनछुए विषय की गहराई में उतरने के लिए।